हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, क्लास 12 एचएससी का क्वेश्चन बैंक हम लोगों को दी गई है, पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए वही आप लोगों के एग्जाम्स में आए। वो ज़रूरी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग उसके ऊपर टोटली डिपेंड मत रहिए, बट उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन तो ऑब्वियस चीज़ है। अगर उन लोगों ने क्वेश्चन बैंक दिए तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे 30% या फिर 40% आप लोगों को उसमें से आ सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का टोटल सोल्यूशन, जो कि होगा केमिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर तो सॉलिड स्टेट आप लोगों को दिया है, वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन बाद में अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर दिया गया है 10 नंबर का, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव। और इसके हम लोग वेटेज की अगर बात करते हैं तो टोटल वेटेज इसके ऊपर दिया गया है विथ ऑप्शन 7 मार्क एंड विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। और हम लोग जानते हैं पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आप लोगों को इस हिसाब से क्या आने वाले क्वेश्चंस आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन। और उसमें फर्स्ट है हमारा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हम लोगों को पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को वहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है, द टाइप ऑफ द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, द टाइप ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव in which a halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond एंड बोला गया है इज। और हम लोग को ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है अल्किल हैलाइड, सेकंड ऑप्शन है हम लोगों का अलिलिक हैलाइड, थर्ड ऑप्शन है विनिलिक हैलाइड एंड फोर्थ इज अ बेंजीलिक हैलाइड। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को बोला क्या गया, देखो क्या बोला है, द टाइप ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव इन विच, कौन से टाइप बोले गए हैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव के, जहाँ पे अल्किल को सिर्फ ही क्या होगा, एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। द टाइप ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, हैलोजन एटम मतलब ही जो हमारा एक्स है वो किसको अटैच रहने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मतलब ऑब्वियस ही चीज़ है, sp3 है मतलब C, एक ही होगा कार्बन एटम नेक्स्ट टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके नेक्स्ट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ, अब देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को कौन से इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले अल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर तो बहुत ही ईजी, हम लोग जानते हैं क्या मिलने वाला है, RX। सेकंड बात करते हैं अलिलिक हैलाइड का। अलिलिक हैलाइड में नंबर ऑफ द कार्बन एटम कितने प्रेजेंट रहते हैं, 3। हम लोगों ने देखा भी है, ध्यान में रखने का तरीका कैसा है, अलिलिक हैलाइड में 3 नंबर ऑफ द कार्बन एटम रहते हैं एंड विनिलिक में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। और अलिलिक में बॉन्डिंग कैसी होती है, ऐसी CH3 और यहाँ पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, हमारा अलिलिक का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग विनिलिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और X, 2 3 4। अगर हम लोग उसके बाद बेंजालिक हैलाइड की बात करते हैं तो बेंजालिक हैलाइड होता है हमारा ऐसे, CH2 और X, हम लोग इसको बोलेंगे बेंजालिक हैलाइड। अब देखते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, हम लोगों को और कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। एंड देन उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो कट ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। पर तीनों के तीनों तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो कैसे पहचानेंगे, तो क्या बोला है वहाँ पे देखो, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं, तो बचा कौन सा है गाइज ये। और यहाँ पे देखो ये हुआ हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। उसके नेक्स्ट में हम लोग को क्या मिल रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस CH2X के नेक्स्ट में हम लोग को क्या मिल रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे फिर, यही क्या होगा हमारा, मतलब आंसर कौन सा है, बी, अलीलिक हैलाइड। यही क्या है हमारा, अलीलिक हैलाइड। तो आंसर क्या होने वाला है, द टाइप ऑफ द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अलीलिक हैलाइड। अलीलिक हैलाइड, क्लियर है। नेक्स्ट टू द बोला है, इजीली ध्यान में आ जाता है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है, पर उसके नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलीलिक हैलाइड। क्लियर, चलो जल्दी से लिख लो इसको। चलो तो अब जाते हैं आगे, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with iodine can be carried out using, ऑप्शन दिए हम लोगों को, सबसे पहला HNO3, सेकंड है HCl, उसके बाद थर्ड इज HI एंड फोर्थ इज H3PO4। तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग जानते हैं गाइज, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग किसके साथ करते हैं, आयोडीन के साथ करते हैं, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। और हम लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन फिर से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों जा सकते हैं, मतलब रिवर्स भी जा सकती है, फिर से वो बैक भी हो सकती है, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो वही रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, आइडो फॉर्म चाहिए ना, वहाँ पे क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट हम लोगों का आयोडीन प्रोडक्ट, मतलब आइडो प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो हम लोगों को चाहिए। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, HNO3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेवियर वहाँ पे देता है, और HNO3 को हम लोग क्या करते हैं, मेनली यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। ये ऑक्सीडेशन करता है वहाँ पे, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जल्दी से फॉर्म हो जाता है। और इसी के कारण हम लोग किसके प्रेजेंस में करते हैं, HNO3 के प्रेजेंस में करते हैं। तो एक्चुअल में रिएक्शन कैसी होंगी, क्या बोला है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द आयोडीन अगर हम लोग HNO3 के प्रेजेंस में करते हैं, बिना HNO3 के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन देंगे हम लोगों को। और अगर हम लोग प्रेजेंस ऑफ HNO3 करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को आयोडो प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि HNO3 क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने ही नहीं देता। और वो रिवर्सिबल रिएक्शन वहाँ पे ना कैरिड आउट होने के कारण हम लोग नहीं कैरिड आउट होने चाहिए, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, HNO3 का। उसके बाद HCl का तो कर नहीं सकते, HI का भी नहीं कर सकते। अगर HI लेंगे तो फिर से वो रिएक्शन कैरिड आउट होते जाएंगे। H3PO4 भी नहीं। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग किसको ले सकते हैं, HNO3 को। सो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, HNO3 का। क्लियर है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 जो कि आप लोगों को दिया गया, फॉर द आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन, फॉर द आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को गिवन है ऑर्थो आइसोमर इज हायर। उसके बाद का बी दिया है हम लोगों को मेटा आइसोमर इज हायर। सी दिया है पैरा आइसोमर
इज हायर एंड डी दिया है ऑल द आइसोमर्स इज नियरली सेम। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फॉर द आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन, अगर नॉर्मली आइसोमेरिक है, आइसोमर अगर कोई कार्बन कंपाउंड हम लोगों ने लिया जो कि आइसोमेरिक फॉर्म में है, तो होता क्या है आइसोमेरिक फॉर्म में, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो डिक्रीज होता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना सरफेस एरिया कम होता है, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। पर यहाँ पे हम लोगों को सिंपल आइसोमेरिक नहीं, हम लोगों को कैसा दिया है, आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन है, आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन है। और अगर हम लोग आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ऑर्थो आइसोमर अगर है, कोई भी अगर ऑर्थो आइसोमर है हमारा और मेटा आइसोमर है, तो यहाँ पे जो सिमेट्री आती है ना, वो सिमेट्री कैसी रहती है, यहाँ पे जो पोजीशन है ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हैलोजन की जो पोजीशन होंगी वो कैसे रहने वाली है, कॉम्पैक्ट नहीं रहने वाली है। सिमेट्री जो रहेंगी वो कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगी, किसमें, ऑर्थो में एंड द मेटा में। पर अगर हम लोग पैरा आइसोमर की बात करते हैं तो पैरा आइसोमर में जो सिमेट्री है डाइहैलोबेंजीन की, जो सिमेट्री है वो क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहती है। अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, तो बाउंडेड जो रहने वाले सब्सटेंसेस है उसको अगर हम लोग को ब्रेक डाउन करना है तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, और वो ज़्यादा एनर्जी लगने के कारण ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पैरा आइसोमर इज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हायर होता है। फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग को बोला गया है फॉर द आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन, आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन के लिए मेल्टिंग पॉइंट कौन से पोजीशन पे हायर होने वाला है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, और सभी का सेम ही रहेगा। तो अगर हम लोग ऑर्थो एंड मेटा की बात करते हैं तो ऑर्थो एंड मेटा पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो ऑर्थो एंड मेटा वाले आइसोमर्स होंगे ना, वो क्या होंगे, इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली बाउंडेड नहीं होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करना इजी हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका थोड़ा कम होता है। पर पैरा में क्या है, पैरा में कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है, जो लैटाइस से जो सिमेट्री है वो ऐसी शो हो रही है कि जहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है, और कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होने के कारण पैरा आइसोमर क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों को शो करता है। क्लियर, मैं रीज़न यहाँ पे लिखवा के दे देती हूँ इसका। देखो मेन रीज़न क्या है, द पैरा आइसोमर, मैं PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को सब आंसर्स मिल जाएंगे, पर शॉर्टकट में पैरा आइसोमर्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट रीज़न है कि सिमेट्री, दे हैव, सिमेट्री क्या होती है, दे हैव पैक्ड इनटू अ लैटाइस, इसकी सिमेट्री बहुत ही ज़्यादा पैक होती है, बहुत ही ज़्यादा, और इसी के कारण सिमेट्री पैक होने के कारण ऑब्वियसली चीज़ है, अगर कोई चीज़ कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ बाउंडिंग में है तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी क्या लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हाई लगने वाली है, जिसके कारण पैरा आइसोमर इज़ अ हायर। यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, इसका आंसर होगा सी, पैरा आइसोमर क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हायर होगा, ऑर्थो और मेटा पे ये चीज़ हम लोगों को शो नहीं होती है। क्लियर, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे जाते हैं। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, जो कि MCQ हम लोग को दिया गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल किसके ऊपर मेनली एसोसिएट होता है, तो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हम लोग को प्लेन पोलराइज लाइट, सेकंड है हम लोग को 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, थर्ड है अ कायरल मॉलिक्यूल एंड द सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज तो ऑब्वियसली चीज़ें बाद में मिलती है हम लोगों को, मतलब ही क्या, तो इनैंशोमर वहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, तो ये तो चीज़ आने ही नहीं वाली। उसके बाद अकायरल मॉलिक्यूल की भी कुछ टेंडेंसी नहीं है। सबसे पहले तो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करने के लिए हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसी को मानते हैं जिसका 3D स्ट्रक्चर हो, 3D मैनर में उसकी अरेंजमेंट हो, जहाँ पे डैशेज वेज ये सारे 3D मैनर में हो। तो मेन आंसर इसका क्या होने वाला है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोपेन नाइट्रिल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग
ऑप्शन है प्रिपेयर किसको करना है, प्रोपेन नाइट्रिल्स को। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रोपेन नाइट्रिल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो होता है CH3 CH2, प्रोपेन है 3 है, नाइट्रिल्स मतलब ये क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। सो हम लोगों को प्रिपेयर करना है किसको, प्रोपेन नाइट्रिल्स को। किसको प्रिपेयर करना है, प्रोपेन नाइट्रिल्स को। अब किसके इसके थ्रू दिए ऑप्शन देखो, इथिल ब्रोमाइड विद द अल्कोहलिक कैसियन। इथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, चलो ले लिया हम लोगों ने इथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस KCN, वो भी कैसा होता है, अल्कोहलिक KCN। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, हीट। तो हीटिंग के थ्रू हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो देखो C2H5 मतलब ये क्या होता है CH3 CH2 और CN। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या मिलेगा हम लोग को CH3 CH2 CN प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा KBr। ये एक है। और किसी इसमें मिलता है क्या देख लेते हैं हम लोग, प्रोपिल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2Br प्लस प्रोपिल ब्रोमाइड विद द अल्कोहलिक KCN, alcoholic KCN, and the heating it will gives you the CH3 CH2 CH2 CN plus KBr। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4 ब्यूटेन नाइट्रिल बना है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, तो ऑब्वियस चीज़ है ये वाला तो होगा ही नहीं। उसके बाद इथिल ब्रोमाइड बोला है, और एक बार इथिल ब्रोमाइड है, दैट इज CH3 CH2Br प्लस अल्कोहलिक। अब यहाँ पे AgCN बना, AgCN बोला है। अल्कोहलिक अगर AgCN की हम लोग बात करते हैं तो AgCN हम लोग को क्या देता है, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgBr। तो ये भी रिएक्शन नहीं होंगी क्योंकि हम लोगों को प्रिपेयर किसको करना है, प्रोपेन नाइट्रिल। प्रोपेन नाइट्रिल तो बनना है, यहाँ पे प्रोपेन नाइट्रिल नहीं पर आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है ये वाला तो हो ही नहीं सकता। देन प्रोपिल ब्रोमाइड विद द AgCN। गाइज यहाँ पे तो ऑब्वियस चीज़ है, अब क्लियर ही हो जाता है कि यहाँ पे अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे भी आइसोसाइनाइड बनेगा क्योंकि AgCN दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखो हम लोग को प्रोपेन नाइट्रिल्स कौन से रिएक्शन में मिल रहा है, इस वाले रिएक्शन पे जहाँ पे हम लोग को मिल रहा है CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट इज द प्रोपेन नाइट्रिल्स। तो किसके थ्रू मिला, इथिल ब्रोमाइड विद द अल्कोहलिक KCN। तो परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, इथिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद द अल्कोहलिक KCN इट विल गिव यू द प्रोपेन नाइट्रिल्स। सो परफेक्ट आंसर इज A। क्लियर, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो चलिए गाइस आगे जाते हैं, नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ है हमारा 6 नंबर का, जो कि दिया है द फॉलोइंग विल react faster by SN1 mechanism। हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल गिवन दिए है और उसमें से हम लोगों को बोला गया है कि कौन से वहाँ पे दिए गए मॉलिक्यूल्स हम लोगों को SN1 मैकेनिज्म देंगे, जो कि सबसे पहला होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड है B, दैट इज अ 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद है C, 2 मिथिल प्रोपेन। एंड उसके बाद है D, दैट इज अ क्लोरोइथेन। देखो तो आंसर क्या होगा। अगर हम लोग बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की, तो हम लोग जानते हैं SN1 मैकेनिज्म में हमारा जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, प्लेनर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। क्या बनता है हमारा, प्लेनर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। अब प्लेनर कार्बोकटायन अगर इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे अगर बहुत सारे बल्की ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। हम लोग जानते हैं SN1 हम लोग को कौन देता है, मेनली 3 डिग्री अल्किल हैलाइड,
या फिर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। कौन सा देते हैं हम लोगों को? टर्शरी अल्किल हैलाइड, नहीं तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ गया, बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप भी प्रेजेंट है, फिर भी वो क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। क्या गेन कर सकता है? स्टेबिलिटी, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि SN1 हम लोगों को टर्शरी अल्किल हैलाइड SN1 ज़्यादातर देता है एंड द सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हम लोग को ज़्यादातर शो करता है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी वो टर्शरी एंड द सेकेंडरी पे ज़्यादा गेन करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर टर्शरी अल्किल हैलाइड कौन सा है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है 1-क्लोरोप्रोपेन, सो CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। ये तो प्राइमरी है, सो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद 2-क्लोरोप्रोपेन CH3 CH सेकेंडरी है। उसके बाद 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन 1 2 एंड 3 Cl CH3 हो गया 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन का आंसर। देन उसके बाद क्लोरोइथेन मतलब C2H5Cl, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे टर्शरी। हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला? टर्शरी इज मोर स्टेबल, टर्शरी को वो ज़्यादा फेवर्ट करता है। हाँ, तो टर्शरी को अगर वो ज़्यादा फेवर्ट करता है तो ऑब्वियस सी चीज़ें हमारा आंसर क्या होगा? 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन। सो द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर बाय द SN1 मैकेनिज्म। कौन सा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू फास्टर रिएक्ट करेगा? तो 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन। तो आप लोग सॉल्व करते टाइम क्या देखोगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेना उसके। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर लिख लिया तो आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तो फाइंड आउट करना आ ही जाता है। इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो? इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर टर्शरी है, स्ट्रक्चर लिखने के बाद पता ही चल जाता है। अगर टर्शरी है तो ऑब्वियस चीज़ है SN1 ज़्यादा फेवरेट किसको करता है? टर्शरी को, क्योंकि उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो स्टेरिकली हिंड्रेंस से वहाँ पे कुछ भी क्राउडिंग नहीं होती, बल्कि ग्रुप स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि टर्शरी जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन। क्लियर? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। चलो आगे जाते हैं, 7 नंबर का देखते हैं। सेवन नंबर का हम लोगों को दिया है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द following reaction is, और रिएक्शन है CH3 CH2 MgBr प्लस NH3, और प्रोडक्ट क्या है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन दिया हम लोगों को CH3 CH2 MgNH2, उसके बाद बी दिया है CH3 CH3, सी दिया है हम लोगों को MgBr NH2 एंड डी है CH3 CH2Br। सो गाइज ये जो रिएक्शन है वो एक्टिव मेटल्स के साथ की जाती है, जो कि Mg एंड Na एक्टिव मेटल है। और लिया क्या गया है वहाँ पे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब देखते हैं होगा क्या। हम लोग ले लेते हैं रिएक्शन, दैट इज CH3 CH2 MgBr प्लस NH3, ऐसा दिया है हम लोगों को। हम लोग जानते हैं Mg के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड CH3 CH2 कौन सा चार्ज कंटेन करने वाला है? वहाँ पे निगेटिव चार्ज। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेना। NH2 के ऊपर होगा निगेटिव, H क्या होने वाला है यहाँ पे? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। ऑब्वियसली चीज़ है, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी CH3 CH3, मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? इथेन प्लस बचा कुचा मटेरियल MgBr NH2। तो ये रिएक्शन हम लोगों को गिवन है टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे NH3 लिया गया है अमोनिया के साथ। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर क्या कर रहे हैं? ट्रीटेड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है? इथेन। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग Na लेते हैं एक्टिव मेटल, हम लोग Mg को लेते हैं एक्टिव मेटल, हम लोग किसी को भी एक्टिव मेटल ले, वहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है हम लोग को? अल्केन। क्या मिलने वाला है? अल्केन। तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH3 प्लस MgBr NH2। तो देखते हैं यहाँ पे
CH3CH2 MgNH2 तो बना ही नहीं, हम लोगों का आंसर क्या होने वाला है CH3CH3। हाँ, MgBrNH2 बाय प्रोडक्ट है, हम लोग को क्या बोला गया, प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है CH3CH3। क्लियर, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन उसके बाद जाते हैं और आगे। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों के MCQ पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। विथ मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बताया है और आप लोगों को इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग इसको कंप्लीटली विथ एक्सप्लेनेशन पूरे बताए कि इसका आंसर यही क्यों है, बाकी क्यों नहीं, क्या ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के देखने वाले हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते जाएंगे। लेकिन गाइज अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।